नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट कर रहे थे, ठीक है? पहला मॉक टेस्ट हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग करेंगे इसका दूसरा मॉक टेस्ट। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हों, तो आप हमारे एप्लीकेशन में जा सकते हो, बिल्कुल फ्री है। सभी के लिए ओपन है, सभी लोग इसमें इनको अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जान सकते हो कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। इसको शुरू करने से पहले मैं 2 जानकारियाँ दे दूँ। यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यूपीजी के साथ ही साथ कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हैं, तो ये दोनों बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? और साथ ही साथ कूपन कोड भी दिया गया है, तो आप कूपन कोड अगर इस्तेमाल करना चाहते हो, तो इसका भी इस्तेमाल करके इन दोनों बैचेज़ से जुड़ सकते हो। तो चलिए और इन मॉक टेस्ट को जॉइन करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है फ्री टेस्ट का। जब आप एप्लीकेशन में जाएँगे, तो फ्री टेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, आप वहाँ पर जाके जूनियर असिस्टेंट 5512 करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है। उसी फ़ोल्डर को जब आप टच करोगे, तो आपको मॉक टेस्ट की श्रृंखला मिल जाएगी। पहला मॉक टेस्ट और दूसरा मॉक टेस्ट डाल दिया गया है। इनको आप जॉइन कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो। ठीक है? चलिए शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सात्विक अनुभाव की संख्या। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, 32 होती है या फिर 33 है या फिर 35 है या फिर 29 है? सात्विक अनुभाव। सबसे पहले आप जब रस पढ़ते हो, एक टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, रस। इसी में आप अनुभाव, विभाव और कायिक अनुभाव, साथ ही साथ सात्विक अनुभाव, ये सारे के सारे आप पढ़ते हो। सबसे पहले मुझे बताओ रस के बारे में, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? आप बताओगे इनकी संख्या है 9, याद रखिएगा। और रस निष्पत्ति के तत्व कौन-कौन से होते हैं? आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है, रस निष्पत्ति के तत्व। तो रस निष्पत्ति के कौन-कौन से तत्व हैं? याद रखिएगा। एक होता है स्थायी भाव और एक होता है विभाव। ये रस निष्पत्ति के तत्व हैं। अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव। अब इसमें ये दिया है शब्द अनुभाव, इसी को उठा लो। इसी से सवाल आपसे पूछा गया था। मैंने लिखा अनुभाव, गौर करना। अनुभाव में आप एक इसका संधि विच्छेद करो ज़रा, या हम कहें इसको अलग-अलग करो, ये 2 टर्म्स लिखे हुए मिल रहे हैं आपको, अनु और भाव। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं इसको अनु प्लस भाव। अनुभाव होता क्या है? दरअसल यह अनुभाव भावों का अनु मतलब अनुसरण करने वाला होता है। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, जो आप ध्यान रखो। भावों का यह भावों का अनुसरण करता है, या हम कहें अनुसरण करने वाला है। ठीक? और इसकी क्या विशेषता है? अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होता है, भावों के बाद उत्पन्न होता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा एक बात समझो, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएँ होती हैं, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि जो मनोभाव होते हैं, उनको व्यक्त करने वाली जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएँ होती हैं, उन्हीं को कहते हैं अनुभाव। अर्थात मनोगत भाव को मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और और मानसिक चेष्टाएँ, ये क्या कहलाती हैं? यही होती हैं अनुभाव, ठीक है? अनुभाव आम तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, रस वाले टॉपिक को, तो आपको पता होगा, ये जो अनुभाव होता है, अनुभाव 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन-कौन से 2 प्रकार हैं? सबसे पहला होता है कायिक अनुभाव और दूसरा होता है सात्विक अनुभाव, ठीक है? अच्छा ये जो सात्विक लिखा है, ये सात्विक अनुभाव अगर आप इसकी गणना करोगे, तो गणना में ये टोटल 8 होते हैं, याद रखिएगा। ये 8 होते कौन-कौन से हैं? ये सात्विक अनुभाव, ये गणना में 8 होते हैं, जैसे रोमांच या फिर कंपन, साथ ही साथ स्वेद, इसके अलावा स्वर भंग, वैवर्ण्य वैवर्ण्य के अलावा स्तंभ और प्रलय और साथ ही साथ अश्रु, ठीक है?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये टोटल होते हैं 8। यानी कि अगर आपसे पूछे सात्विक अनुभावों की संख्या, तो आप बताओगे टोटल हैं 8। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, नन ऑफ दीज़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से ये विकल्प दिए गए हैं, कौन-सा पर्यायवाची है सही? सबसे पहले आपको स्याही का बताना है, फिर हंस का पर्यायवाची लिखना है, फिर हनुमान का देखना है कहाँ किस ऑप्शन में है और इसके बाद हाथी का। मसी, मराल, आंजनेय और कुंजर। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये लिखा है स्याही। इसके अन्य इसी से मिलते-जुलते जो शब्द हैं जिसे आप पर्याय शब्द कहते हो, पर्याय शब्द, ये और कौन-कौन से हैं? देखो, स्याही की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्याही हो गया, मसी, इसके अलावा काली, रोशनाई, रोशनाई, याद रखिएगा। अगर हम आपसे पूछें, एक शब्द आपको दिया था हंस, इसी से मिलते-जुलते कुछ और शब्द बताओ, जैसे मराल, मराल और मुक्त भुक नाम सुना होगा आपने, मुक्त भुक, साथ ही साथ सरस्वती वाहन, सरस्वती वाहन, ठीक। अच्छा, एक शब्द और दिया है, हनुमान। क्या बता सकते हो इनसे मिलते-जुलते यानी पर्याय शब्द? पर्याय शब्द में महावीर का भी नाम सुना होगा आपने, इस शब्द से भी परिचित होंगे, या फिर पवन सुत, पवन के पुत्र, आपने बजरंगी, इस शब्द से आप परिचित होंगे। साथ ही साथ मारुति नंदन, ये भी इसका पर्यायवाची है। आपने आंजनेय, इस शब्द से परिचित होंगे, ये भी पर्यायवाची है। कपीश तो शब्द सुना ही होगा, है ना? कपि मतलब बंदर और बंदरों के ये ईश थे, कपीश। इसके अलावा पवन पुत्र, पवन पुत्र, ठीक। अच्छा, हाथी शब्द और दिया था आपके क्वेश्चन में, तो हाथी के भी कुछ पर्याय हैं, याद रखो। हाथी हो गया करी, या फिर आपने हस्ती का नाम सुना होगा, गज, ये तो शब्द रटा होता है, कुंजर, इसको भी याद रखो, गजेंद्र, ठीक। द्विरथ, द्विरथ, दो मतलब रथ मतलब दांत और दो मतलब दो, तो दो दांत बड़े बड़े होते हैं हाथी के बाहर। तो स्याही का क्या हो जाएगा? मसी, हंस का हो जाएगा मराल, आंजनेय का हो जाएगा, ये हनुमान का हो जाएगा आंजनेय, और हाथी का हो जाएगा कुंजर। यानी ए पार्ट आपका सही है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या कह रहा है? ये एक तरफ रचनाएं दी हैं और दूसरी तरफ, एक तरफ रचनाकार दिए हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दी हैं। कह रहा है कि मिलान करो, अ, सही कथन की पहचान करो, यही पूछ रहा है आपसे। तो सही कौन सा है? राजेश्वर, काव्य मीमांसा, इसमें जो रचनाकार में दिए हैं राजेश्वर, इनकी रचना है काव्य मीमांसा, बिल्कुल सही है। भट्टनायक, इनकी रचना है हृदय दर्पण। विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। अभिनव गुप्त की है अभिनव भारती। और ये सारे के सारे सही हैं। ये टाइपिंग गलत हुई है, यहाँ पर होगा उपर्युक्त सभी सही है, उपर्युक्त सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें क्या कह रहा है? माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, यानी माला फेरते फेरते समय बीत रहा है, और जो मन है, मन, इस शब्द को पकड़ो, मन का, ये मन का शब्द दिया गया है, इसका मतलब है कि जो मन है वो नहीं हिला पा रहे हो, उसमें वही अभी भी चंचलता है। फिर आगे दे रहा है कर का मन का डाल दे, यानी यहाँ पर मन का दिया है, जो कर यानी हाथ का मन का है उसको डाल दे, और मन का फेर, जो मन का है उसको डिगाओ, उसमें चंचलता नहीं रहनी चाहिए। तो ये आपको दिया गया है और कह रहा है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये मन का दिया है और ये मन का दिया है। एक मन का अर्थ है मोतियों से, ठीक है, मोतियों से, और दूसरे मन का अर्थ है मन का, यानी कि मन से, कि अपने मन पर ध्यान दो, मोतियों वाले मनके पर नहीं। तो 2 शब्द आए हैं और दोनों शब्दों एक ही शब्द है, और बल्कि उसके 2 अलग-अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर कौन-सा अलंकार होता है? ये होता है यमक। ये आपने अलंकारों में पढ़ा होगा, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अलग-अलग अर्थ निकलें। यानी ये एक शब्द है, एक से ज़्यादा बार आए, एक से अधिक बार आए, और उसके जो अर्थ हैं, वो अलग-अलग निकल रहे हैं दोनों परिप्रेक्ष्यों में।
यहाँ पर अर्थ अलग है और यहाँ पर अर्थ अलग है। ठीक है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट, यमक अलंकार। नेक्स्ट देखो 5वां, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर की पहचान करो। ये सवाल दिया है। मैंने सिल पहुँचाई, ये निबंध संग्रह किसका है? ये निबंध संग्रह है विद्या निवास मिश्रा जी का। सुनो भाई साधु किसका है? ये तो हरिशंकर परसाई जी का है ना? तो ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 1। मैच कराओ ज़रा यहाँ पे। ए का 4 है, ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी सारे गलत। ए का 4 है और बी का है 1। ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर बी पार्ट ही सही होगा। ए का 4, बी का 1, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 3। सी का हो जाएगा 2 यानी शिखरों से सेतु। ये हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह का और रस आखेटक कुबेरनाथ रॉय का। ठीक है? नेक्स्ट देखो, यहाँ इस कविता में आपसे पूछ रहा है छंद। इसको पढ़ो। कह रहा है साँप तुम सभ्य हुए तो नहीं, सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया? एक बात समझो, एक छंद होता है जिसको कहते हैं मुक्त छंद। मुक्त छंद, इसका नाम मुक्त छंद क्यों पड़ा? एक बात समझो, दरअसल ये कविता का ही एक रूप होता है। यह एक रूप होता है कविता का। ठीक है? लेकिन मुक्त छंद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी विशिष्ट छंद या फिर तुकबंदी का इसमें पालन नहीं किया जाता है और इसमें चरणों को अनियमित रखा जाता है, इसमें स्वच्छंद गति होती है। इसी वजह से इसको मुक्त छंद कहा जाता है, अर्थात किसी विशिष्ट छंद, किसी विशिष्ट छंद या तुकबंदी का पालन नहीं होता। यहाँ पर तुकबंदी का पालन नहीं होता। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये है क्या? ये कौन-सा इसमें छंद है? यहाँ पर हो जाएगा मुक्तक छंद। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें क्या कह रहा है? कौन-सा छंद 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरुओं से 2 गुरुओं के योग से बनता है? धनाक्षरी है, कवित्त है, इंद्र वज्रा है या फिर मत्तगयंत है? कौन-सा है इसमें? जस्ट वेट, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कह रहा है इनमें से कौन-सा है जो कौन-सा छंद है जो 2 तगड़ के साथ है, 1 जगड़ होता है उसमें और 2 गुरु होते हैं। अब यहाँ पर आओ ज़रा, एक शब्द मैं लिखता हूँ अ, इंद्र वज्रा, गौर करो। ये क्या है? दरअसल इसमें एक ट्रिक याद रखना, ता, ता, जा, गा और गा, ये। यानी यहाँ पर 2 ता हैं, 1 जा है और 2 गा हैं। इन ता का मतलब क्या है? ता का मतलब है तगड़ और तगड़, यानी कि 2 तगड़ हो गए। ये है जा, यानी कि जगड़, ये आपने पढ़े होंगे। और ये हैं गा, गा से हो गया पहला गुरु और दूसरा गुरु। यानी यहाँ पर हो गए 2 गुरु, 1 जगड़ और 2 हो गए तगड़। ठीक है? और इसमें इंद्र वज्रा की एक खास बात ये होती है कि 11 इसमें वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर आओ, वही आपसे पूछ रहा था कि छंद का वो प्रकार बताओ जिसमें 2 तगड़ हैं, 1 जगड़ है और 2 गुरु होते हैं। ये हो जाएगा इंद्र वज्रा। और इसमें इंद्र वज्रा में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण होते हैं 11, टोटल 11। ठीक है? नेक्स्ट देखो 8 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाचक विशेषण होता क्या है? विशेषण तो सबको पता होगा, विशेषता बताता है, लेकिन उनमें से भी एक होता है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। ठीक है? इसमें 2-3 बातें याद रखो। सबसे पहले, यह संज्ञा का गुण, दशा और स्वभाव बताता है। यह संज्ञा का गुण, दशा, साथ ही साथ स्वभाव बताता है और इसी वजह से इसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। विशेषणों में अगर किसी भी विशेषण की सर्वाधिक संख्या होती है, तो वो होती है गुणवाचक विशेषण की। अर्थात विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा, इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है? और
गुणवाचक विशेषण की एक विशेषता और होती है, दरअसल इसमें कोई भी पद हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बड़ा, और अगर हमने इसमें बाद में सा जोड़ दिया, बड़ा सा, तो फिर गुणों को ये कम कर देता है। इससे बड़ा जो गुण था, बड़े होने का गुण था, उसमें कमी आ जाती है। जैसे एक मैंने लिखा छोटा या फिर छोटी, और हमने इसमें कर दिया छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी गलती हुई है। एक वाक्य मैंने कहा कि मुझसे छोटी गलती हुई है, और एक मैंने कहा बिल्कुल छोटी-सी गलती हुई है। तो गुण में कहीं न कहीं कमी आ जाती है, जैसे वह ऊँचा है, वह ऊँचा है, अब इसमें हमने सा जोड़ दिया, वो ऊँचा-सा है ना? तो यहाँ गुण की कमी आ जाती है अगर हम सा शब्द को बाद में ऐड कर दें। तो अब इसको पढ़ो ज़रा, गुणवाचक विशेषण कहाँ पे है? वह बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बालक कैसा है? बालक है नटखट। यहाँ इसके गुणों की बात की गई है, तो ये सही हो जाएगा पहला वाला। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, नहीं इसमें गुण की बात ही नहीं की जा रही है। मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, यहाँ भी गुण की बात नहीं की जा रही है। मैंने ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, यहाँ भी गुणों की बात नहीं की जा रही है, लाखों में एक होते हैं, तो यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बालक है कैसा? नटखट है ना? यहाँ गुण की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, 9th नंबर, इसमें कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, ये सारे के सारे किस स्टेट से संबंधित हैं? इनका संबंध है अपने उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। क्वेश्चन नंबर 10वें में कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज, रात। रात तत्सम नहीं है, इसका तत्व ये तत्व है, और इसका जो तत्सम होगा वो बनेगा रात्रि। रात्रि, ठीक है। और इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा, साथ ही साथ दिनेश, ये सूर्य से संबंधित है। और मनोज, मनोज तो कामदेव से संबंधित है ना? ये सारे के सारे इनके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखो, 11 नंबर, इसमें कह रहा है कि बिहारी की रचना है सतसई। सतसई में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सतसई, इसमें हुआ है ब्रज भाषा का प्रयोग, सतसई में। और सत मतलब 100, तो कुल मिला के इसमें सत मतलब सतसई 700, तो इसमें लगभग 700 से अधिक दोहे संकलित किए गए हैं। तो 2-3 बातें हैं इसमें जो आप याद रखो, पूछी जा सकती हैं आपसे। बिहारी सतसई, ठीक है? बिहारी सतसई में किसमें लिखी है? सबसे पहले भाषा बताओ मुझे, ये ब्रज भाषा से संबंधित है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई, ठीक। और कितने लगभग दोहे हैं? सतसई, यानी 700, लगभग 700 से अधिक दोहे संकलित हैं। अधिक दोहे इसमें संकलित हैं। और इसमें जब आप बिहारी सतसई को पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे प्रेम, श्रृंगार, भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य। बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषय हैं जिन पर आधारित इसमें दोहे दिए गए हैं। तो ये किस पर आधारित है? ये आधारित है, ये इसमें जो वर्णित दोहे हैं, वो आधारित है प्रेम में, प्रेम पर, श्रृंगार पर, भक्ति पर, ठीक, साथ ही साथ नीति पर, नीति ज्ञान और वैराग्य पर। इन पर ये निर्धारित हैं, या हम कहें इन पर ये आधारित हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है? इनमें से कौन विद्वान ने, या हम कहें किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया है? अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेर। दरअसल जो पहली सदी है, पहली सदी से लेकर, फर्स्ट सदी से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व की अगर आप, सॉरी, 500 ईस्वी की अगर आप बात करोगे, तो पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के अलग-अलग भागों में प्राकृत का प्रचलन रहा है। प्राकृत का। और एक आचार्य हुए हैं जिनका नाम है आचार्य हेमचंद्र। तो आचार्य हेमचंद्र ने इसे संस्कृत से निकली भाषा माना है। और जब आप प्राकृत को पढ़ोगे, आपके हिंदी के इतिहास में प्राकृत का वर्णन किया गया है, और यहाँ से आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जब आप प्राकृत को पढ़ते हो, तो प्राकृत के वहाँ पर केवल 5 भेद बताए गए हैं, ठीक है? ये 5 भेद कौन-कौन से हैं? एक तो है शौरसैनी, शौर, सैनी, महाराष्ट्री, महाराष्ट्री के अलावा अर्धमागधी,
अर्ध मागधी और पांचवा है, जस्ट वेट, सौरसैनी महाराष्ट्री, अर्ध मागधी, एक है मागधी, मागधी, और पांचवा है पैशाची। ये पांच के पांचों भेद आप याद रखना, पूछे जा सकते हैं। प्राकृत के टोटल पांच भेद कौन कौन से हैं? शौरसैनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी और साथ ही साथ पैशाची। ठीक है। और ये जो शौरसैनी है, क्या मुझे बता सकते हो ये कहाँ पर आमतौर पर प्रचलित थी? शौरसैनी प्राकृत जो इसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, ये जो मथुरा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आप शूरसेन महाजनपद पढ़ते हो, इस क्षेत्र में ये इस क्षेत्र के आसपास ये बोली जाती थी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया है संत सींगा की भाषा क्या थी? संत सींगा जी ये संबंधित हैं मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसका नाम है निमाड़। तो निमाड़ी भाषा जो है वो इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, निमाड़ी भाषा। 14 नंबर में आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? इसमें मैंने आपको 4 से 5 लोगों के नाम बताए थे। कौन-कौन से थे? मैंने आपसे कहा था ये नाम याद रखना। रीतिकाल का इन्होंने नामकरण किया है अपने-अपने आधार पर, जैसे मिस्र बंधु, इन्होंने नामकरण किया है अलंकृत काल। ठीक। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार रीतिकाल ही कहा गया है, रीतिकाल। इसके अलावा रमाशंकर रमाशंकर शुक्ला, इन्होंने कलाकाल कहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? रमाशंकर शुक्ला ने। इसके अलावा एक नाम और याद रखो, नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। प्रसाद मिश्रा, इन्होंने श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल। तो याद रखो, यही सवाल आपसे पूछा गया था कि श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा ने। ठीक है। एक शब्द मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, हिंदी, हिंदी और हिंदू, ये किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं? ये मुझे उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची बता दो मुझे। तो सरस्वती का तो सबने पढ़ रखा होगा, इसके तो बहुत सारे सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। सरस्वती, ठीक है। आओ देखो, एक तो इनका है पर्यायवाची भारती। आपने वीणा पाणी नाम सुना होगा। आपने इला शब्द से परिचित होंगे आप, ब्राह्मी शब्द से परिचित होंगे। आ, और कौन सा है? महाश्वेता, महाश्वेता, शारदा। इसके अलावा वागीश शब्द से आप परिचित होंगे, वाग्देवी और वागीश्वरी, साथ ही साथ कर्णिका, कर्णिका। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं सरस्वती के। अब यहाँ पर आओ, सरस्वती का पर्यायवाची पूछा है तो आंसर हो जाएगा कर्णिका। ठीक है। अब ये लिखा है पद्मा, यानी आपने लक्ष्मी जी के पर्यायवाची पढ़े होंगे, जैसे रमा, पद्मा, श्री, इंदिरा, इंदिरा, या फिर हरिप्रिया, हरिप्रिया, साथ ही साथ कमला, या फिर सिंधु सुता, सिंधु सुता। ठीक। ये सारे पर्यायवाची लक्ष्मी के हैं। और एक यहाँ पर लिखा है धात्री, और आपने ताई के पर्यायवाची पढ़े होंगे। इसके पर्यायवाची क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची हैं, एक तो धात्री, धात्री, साथ ही साथ धाया, इसके अलावा अम्मा। ये सारे पर्यायवाची हैं दाई के। तो खैर, वापस आ जाओ 16 में। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। 16 में देखो, शाह, सीटी वाला है। कह रहा है इसका उच्चारण स्थान हमें बताओ कौन सा है? तो कई सारे आपने उच्चारण स्थान पढ़े होंगे, अलग अलग अक्षर अलग अलग मुंह के लोकेशंस से बोले जाते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ कंठ है, कंठ से कौन कौन आवाज निकालता है, या हम कहें कौन कौन से अक्षर, वर्ण, व्यंजन या फिर स्वर निकाले जाते हैं, जैसे आ, बड़ा आ। ठीक है। या फिर कोई का वर्ग का शब्द है, का खा गा वगैरह वगैरह, हाँ, ये कंठ से निकाला जाता है। या फिर विसर्ग, ये सारे के सारे
कंठ से ही निकाले जाते हैं। अच्छा, एक शब्द मैं लिख रहा हूँ तालव्य। ये कहाँ से तालव्य से बोले जाने वाले कौन-कौन से अक्षर हैं? जैसे ई या फिर चा वर्ग का कोई अक्षर, है ना? चा, छा, जा ये सारे के सारे तालव्य हैं या फिर या फिर शा। तो ये जो शा है, ये तालु से है। शाही आपसे पूछा था, ये तालु से है। मुझे बताओ मूर्धन्य से कौन-कौन से अक्षर बोले जाते हैं? कौन-कौन से अक्षर निकाले जाते हैं? जैसे री या फिर टा वर्ग या फिर रा और खटकोण वाली शा। ठीक? दंत से बता सकते हो? दंत यानी कि दाँत से। जैसे ता वर्ग, आप ता वर्ग में कोई भी शब्द बोलो ता, था, तो आप देखोगे जीभ आपकी दाँत में टच करेगी या फिर ला या फिर सा। ठीक? तो ये सारे के सारे दंत वर्ग हैं। ये सारे के सारे आपने पढ़ रखे होंगे, काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं ये वाले, है ना? और इनकी प्रैक्टिस करते-करते पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे का वर्ग, ये कंठ से बोला जाता है, तो आप बार-बार इनको बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, इसमें कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या पूछ रहा है। इनकी टोटल संख्या है 4। 4 कौन-कौन से हैं ये? ये हैं या, रा, ला और वा। ठीक? ये टोटल 4 हैं। इनको याद रखना, पूछे जाते हैं आपसे। और इनका उच्चारण क्रमशः किससे-किससे होता है? जैसे जीभ से, क्रमशः जीभ, ठीक है? और साथ ही साथ तालु से, दाँत से ला, दाँत से और इसके अलावा वाह। जब आप वाह बोलते हो तो ओष्ठ यानी कि होंठ काम आते हैं। ठीक? तो ये तो व्यंजन हो गए अंत्यस्थ। अब अगर हम आपसे पूछें कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन, क्या बता सकते हो? ऊष्म व्यंजन होते हैं जैसे शा, खटकोण वाला शा, ये सा हो गया, सहारा, राष्ट्रीय सहारा टाइप का। और हाँ, ये जितने शब्द मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे हैं ऊष्म व्यंजन। सा, खे, सा, हा। ठीक? ये ऊष्म है। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपोबल, यशः, व्याकुल, महाविद्यालय, ये सारे गलत हैं। यशादा सही होगा। इसको बोलते हैं यशोदा। जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो संधि विच्छेद में विसर्ग आ जाएगा, अर्थात यह एक विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग संधि छुपी हुई है। विसर्ग संधि होती क्या है? आओ देखते हैं। विसर्ग संधि, संधियां आपने पढ़ रखी होंगी, टॉपिक की काफी महत्वपूर्ण है, रिवाइज कर लेना। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ साथ विसर्ग आया है, तो विसर्ग के साथ इसमें स्वर या फिर व्यंजन, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार बनता है, मेल से जो विकार बनता है, वो विकार कहलाएगा विसर्ग संधि। ठीक? जैसे यशः, धन, दा, ये बन जाएगा यशोदा। और भी कई सारी विसर्ग संधियों के उदाहरण हैं, जैसे निहि प्लस कपट, क्या बनेगा बताइए? मैं कुछ और लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा निहि विसर्ग संधि प्लस कारण, बताओ क्या बनेगा? फिर मैंने लिखा नी से ही 1-2 शब्द और लिखता हूँ, निधन फल, बताओ क्या बनेगा? फिर मैंने लिखा निहि धन उपाय, बताओ क्या बनेगा? और फिर मैंने लिखा तुह धन आत्मा, बताओ क्या बनेगा? अब यहाँ पर आओ, निकपट, यानी इसका हो जाएगा निष्कपट। ये सारे रूल्स पढ़े होंगे कि कब व्यंजन आ जाए तो ये खटकोण वाली शा में बदल जाता है। ये कारण है, यानी यहाँ पर हो जाएगा निष्कारण। ठीक? निष्कारण, ये फल है, तो क्या हो जाएगा? नि यानी निष्फल, नि प्लस उपाय, अर्थात यहाँ उ आ गया। ठीक? विसर्ग के बाद सीधे से, तो यहाँ पर हो जाएगा निरुपाय। दु आत्मा, ये क्या हो जाएगा? दुरात्मा। ठीक है? तो ये सारे के सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप इनको रिवाइज़ करो। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही उत्तर हो जाएगा यशः धन्धा। नेक्स्ट देखो 19 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन,
इसमें जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा तत् धन लीन, अर्थात दोनों व्यंजन हैं। इसका मतलब यहाँ पर आ गया व्यंजन संधि। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। व्यंजन संधि का मतलब क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हम देख लें। मैंने लिखा तत् प्लस रूप। मुझे बताओ इनका मेल क्या होगा? मैं यहाँ पर कुछ संधि विग्रह लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा दिक् प्लस भ्रम। क्या होगा इसका? पूरा कंबाइंड फॉर्म क्या होगा? तत्रूप। इसका क्या होगा? शब्द, एक शब्द दिक् भ्रम, इसका एक शब्द क्या होगा? जैसे मैंने एक शब्द और लिखा, ये लिखा सत प्लस वाणी। बताओ इसका एक शब्द क्या होगा? या फिर मैंने लिखा उत, संधि विच्छेद ये मैं लिख रहा हूँ, उत प्लस लास, क्या बनेगा? जैसे मैंने लिखा उत प्लस हार, क्या बनेगा? तत्सम, सॉरी तत्रूप, इसका बनेगा तद्रूप। दिग्भ्रम, इसका क्या बनेगा? दिग्भ्रम। ठीक, साथ ही साथ सतवाणी, ये हो जाएगा सतवाणी। इसके अलावा उत्लास यानी कि उल्लास, और यहाँ उद्धार यानी उद्धार। इन शब्दों को और इनके संधि विच्छेद को आपने पढ़ा होगा। व्यंजन संधि में बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको इनको बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। विलोम शब्दों का सही युग्म बताइए। आग्रह, विग्रह। आग्रह का विग्रह, अ, जब आप वासुदेव नंदन वासुदेव नंदन प्रसाद जी को पढ़ते हो तो उसमें जो आग्रह का दिया हुआ है, आग्रह का अनाग्रह दिया हुआ है। ठीक है, और हरदेव बाहरी में आग्रह का दुराग्रह दिया हुआ है, दुराग्रह। आगे बढ़ो तो विग्रह तो गलत हो जाएगा। गणतंत्र का लोकतंत्र, लोकतंत्र गणतंत्र ये सेम सेम हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। गणतंत्र का होना चाहिए राजतंत्र, राजतंत्र। अकीर्ण, अकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, ये भी ठीक है। और थोक का परचून, ये जो परचून शब्द लिखा है, जब आप हरदेव बाहरी जी को पढ़ोगे तो थोक का वहां पर फुटकर दिया गया है, फुटकर। तो यहाँ सी पार्ट सही होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कान का कर्ण, कर्ण नहीं कर्ण होना चाहिए, गलत है। ओंठ का होस्ट, क्या होस्ट होता है? होस्ट होता है, ये शब्द सही है। ठीक, कान का हो जाएगा कर्ण, ये शब्द सही है। आंख का अच्छ नहीं होगा, यहाँ होगा अक्षी। इसका जो सही शब्द होगा वो ये होगा, आंख का अक्षी, ऐसे लिखो। नाक का नासिका, हाँ ये ठीक है बिल्कुल, डी पार्ट। 22 में आओ, इसमें क्या कह रहा है? भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? भतीजा, ये भ्रमर, ये तत्सम है भौरा का, भौरा का। भ्रातृज्य, ये तत्सम है भतीजा का, भतीजा। भ्राता, ये भाई का है। और भ्रातृजा, ये भतीजी की का है, भतीजी। ठीक है, भ्रातृज्या, हाँ ठीक है, भतीजी का है, और ये होगा भतीजा का। आपसे भतीजा का पूछा है तो भ्रातृज्य होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23। दरअसल तद्भव तत्सम हो गया, और शब्द विलोम हो गए, और भी कई सारे जैसे पर्यायवाची हो गई। ये सारे शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अभय उभय, इसके समरूपी भिन्नार्थक। समरूपी भिन्नार्थक मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था। ये ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्द दिए होते हैं या फिर अधिक शब्द दिए होंगे, जिनको जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे समान है। वो भिन्न भिन्न रूप प्रकट करेंगे, वो समान रूप प्रकट करेंगे, लेकिन जब आप उनका अर्थ निकालोगे तो वो अलग अलग अर्थ होगा। जैसे ये दो शब्द दिए हैं, आओ देखो, इसका एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा अभय। ठीक, अभय का अर्थ क्या होता है? अभय का अर्थ होता है निर्भीकता, निर्भीकता। फिर मैंने लिखा उभय। अब इनको देखो, ये लगभग लगभग सेम सेम दिख रहे हैं, और साथ ही साथ जब आप इनको पढ़ोगे अभय उभय तो कुछ अंतर होगा, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका सेम होगा। लेकिन जब आप इसका अर्थ निकालोगे तो अर्थ बिल्कुल अलग होता है। अभय निर्भीकता है, वहीं उभय
इसका मतलब होता है उभयचर, शब्द आपने सुने होंगे, है ना? दोनों, दोनों। 2 शब्द मैं और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा अपमान और एक शब्द मैंने लिखा उपमान। दोनों लगभग-लगभग एक ही हैं, लेकिन अर्थ इनके अलग होंगे। अपमान मतलब निरादर, निरादर और उपमान का मतलब क्या है? जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए। ठीक है? आपने उपमा अलंकार में इन शब्दों को पढ़ा होगा। उपमेय में उपमान की संभावना हो वगैरह-वगैरह। फिर मैं 2 शब्द और लिखता हूँ। ये 2 शब्द देखना। जैसे मैंने लिखा आयुक्त, आयुक्त। फिर मैंने लिखा अयुक्त। अब मैंने आ का डंडा हटा दिया। दोनों लगभग सेम लग रहे हैं। थोड़ा-सा उच्चारण में अलग है, थोड़ा-सा, बिल्कुल बारीकी अंतर। लेकिन जब आप इनका अर्थ निकालोगे, तो अर्थ भिन्न-भिन्न होगा। आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, कमिश्नर जैसे नगरपालिका आयुक्त, है ना? अब आ जाओ अयुक्त में। अयुक्त का मतलब क्या होता है? युक्त मतलब जुड़ा, आ मतलब हटा दिया गया, तो बिना जुड़ा, बिना जुड़ा। ठीक? अब एक शब्द मैं और लिखता हूँ, 2 शब्द जैसे मैंने लिखा अवधि और मैंने लिखा एक अवधि लिखा और एक लिख दिया अवधि, ठीक है? अवधि का मतलब क्या है? अवधि का मतलब होता है समय, अर्थात नियत समय और ये लिख दिया अवधि, अवधि यानी कि एक भाषा। जैसे हमारा एक दोस्त है वो अवधि में कविताएँ लिखता है, तो ये एक हो गया अवध की भाषा, अवध की भाषा। तो ये अंतर है, देख पा रहे हो? दोनों हैं लगभग सेम, देखने में और उच्चारण करने में, लेकिन जब आप इनका अर्थ निकालोगे, तो ये भिन्न अर्थ आएगा। 2 मैं शब्द और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा अर्घ, ठीक? और मैंने लिखा अर्घ्य, अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है अंजुलि भर जल देना। जैसे कहते हैं नहीं कि अर्घ देना, पूजा पाठ में अर्घ दिया जाता है, तो अंजुलि भर जल देना। और अर्घ्य मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुमूल्य, बहुमूल्य। तो ये कुछ शब्द हैं जो भिन्न अर्थ देते हैं, भिन्नार्थक हैं। निडर दोनों गलत है, निडर एक गलत है, भयभीत दोनों। ये 1 मिनट। अभय है ना? अभय, तो अभय का क्या होगा? निर्भीकता यानी निडर और दोनों, ए पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो 24 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? किस समूह से अपेक्षा शब्द के अनेकार्थक हैं? किस समूह से अपेक्षा शब्द के अनेकार्थक, ये समूह दिए हैं। अपेक्षा का अनेकार्थक का मतलब होता है कोई एक शब्द है, उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, जैसे अपेक्षा। इसके जो अनेक अर्थ होंगे, अपेक्षा। जैसे आशा, हमें आपसे अपेक्षा है, आशा है। जैसे इच्छा या फिर आवश्यकता, आवश्यकता के अलावा किसी से अपेक्षा या फिर इसकी अपेक्षा में, जैसे तुलना के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का। तो आशा, इच्छा, आवश्यकता, तुलना, तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। कुछ और भी शब्द हैं जो अनेकार्थक हैं, बहुत सारे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ आब, आब का मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, 2 आब। आब मतलब होता है पानी और 2 का मतलब 2। 2 आब का मतलब 2 नदियाँ ये बह रही हैं, इनके बीच में जो स्थान है वो 2 आब है, ठीक? तो आब का मतलब क्या है? आब मतलब पानी, आब मतलब चमक, आब मतलब छवि, आब मतलब शोभा। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूँ केतु, इसके अनेकार्थ बताइए। केतु ध्वज हो गया या फिर केतु एक ग्रह को भी कहा जाता है, एक ग्रह ज्योतिष में, साथ ही साथ उच्छल तारा, उच्छल तारा। तो ये सारे के सारे अनेकार्थ हैं केतु के, ठीक है? 24 का बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आ जाओ 25 में। इसमें कह रहा है कि कैंची कुली बेगम ये क्रमशः किस भाषा के शब्द हैं? ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा में और भी कई सारे शब्द हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं लिखे देता हूँ उनको। तुर्की भाषा, तुर्की भाषा के शब्द जो आम तौर पर हम और आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हो, जैसे जो हुक्म मेरे आका, आका शब्द। जैसे
अ, और क्या लिखूं? उर्दू। ठीक। जैसे कालीन, कालीन भैया, मुगल, या फिर सुराग। ये इन शब्दों से आप परिचित होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप इनका इस्तेमाल करते होंगे, या फिर रोज बोलचाल की भाषा में कोई ना कोई शब्द का इस्तेमाल करते होंगे। जैसे मैंने उसको काबू में कर लिया, है ना? कैंची मुझे दो, कैंची। ठीक। इसके अलावा कुली मेरा सामान उठा लो, जैसे कुर्की हो गई। इस तरह के शब्द। ये बड़ा लफंगा है, लफंगा। या फिर चेचक हो गया है ना? चमचा दे दो। या फिर चकमक, चकमक। तमगा, तमगा लगा के घूम रहे हो। या फिर लाश। ये शब्द आपसे पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के ही किसी एग्जाम में जनवरी 2025 में, नई एजेंसी के द्वारा। तो इस तरह के शब्द आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना। जैसे लाश हो गया, तोप हो गया, ठीक है? तलाश, तलाश। लाश और तलाश दोनों ही तुर्की भाषा के हैं। जैसे मैंने लिखा बेगम, बहादुर, बहुत बहादुर बनते हो। सौगात। नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर, या हम कहें गांधी जयंती के अवसर पर, देश के गरीबों को सौगात दी। तो खैर ये सारे के सारे शब्द तुर्की भाषा से संबंधित हैं। ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आगे देख 26। इसमें कह रहा है विकारी कृदंत के कितने भेद होते हैं? विकारी कृदंत, वासुदेव प्रसाद के अनुसार जब आप कृदंत पढ़ते हो तो कृदंत के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है? हिंदी के अनुसार कृदंत के कृदंत के 2 भेद बताए गए हैं। ये कृदंत क्या होता है? आप लोगों ने हिंदी में इसको पढ़ा होगा। 2 भेद कौन-कौन से हैं? एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। अविकारी। अच्छा, अब अगर हम विकारी कृदंत के भेद जानें, तो ये कितने होते हैं? विकारी कृदंत के भेद होते हैं 4। याद रखो। कौन-कौन से? एक होता है क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। एक होता है कृत्यवाचक, या हम कहें कर्तवाचक संज्ञा। साथ ही साथ वर्तमान कालिक कृदंत। और चौथा होता है भूतकालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत। ठीक। ये टोटल 4 याद रखो। नेक्स्ट देखो, आंसर हो जाएगा इसका टोटल 4। आगे क्या कह रहा है 27 में? 27 में कह रहा है पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। इसमें कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है, या फिर आज्ञावाचक है? देखो, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। वाक्य के भेद आपने पढ़े होंगे। वाक्य के भेद कौन-कौन से वाक्य के भेद होते हैं? हम बात कर रहे हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य के मुझे भेद बताओ। तो अर्थ के अनुसार वाक्य के कई सारे भेद होते हैं। जैसे विधिवाचक होता है, या फिर निषेधवाचक होता है, इच्छावाचक होता है, एक होता है आज्ञावाचक। साथ ही साथ एक भेद होता है जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक। एक भेद होता है जिसे कहा जाता है संदेहवाचक, साथ ही साथ संकेतवाचक। तो यहाँ पर मैं उठाता हूँ संकेतवाचक को। चूँकि आपके जो एक मॉक में सवाल दिया गया है, वो दिया गया है संकेतवाचक से। संकेतवाचक। इसकी विशेषता क्या होती है? विशेषता ये होती है कि ये ऐसे वाक्य होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे की संभावना पर निर्भर किया जाता है। अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। इसमें एक वाक्य दूसरे की दूसरे की संभावना पर निर्भर करता है। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं, यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं। ठीक है? तो मैं खाऊं, यानी कि यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। धान कब सूखता? जब पानी ना बरसता।
तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखो 28, इसमें कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। सबसे पहले तो मैंने आपको सर्वनाम के भेद बताए थे या आपने पढ़े होंगे। मुझे बताओ सर्वनाम के भेद टोटल हैं कितने? टोटल है 6। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला पुरुषवाचक, दूसरा कौन सा है? जिसे कहा जाता है निजवाचक। तीसरा कौन सा है? इसे कहा जाता है निश्चय, निश्चय वाचक। चौथा कौन सा है? ये हो गया अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। साथ ही साथ पांचवा कौन सा है? ये है संबंधवाचक। ठीक, और छठा कौन सा है? ये है प्रश्नवाचक। अब यहाँ पर आओ, ये पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में 3 भेद और हैं। एक है उत्तम पुरुष, दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो अब आपसे सीधा सवाल पूछा गया था कि बताओ मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। आंसर होगा पुरुषवाचक। 29 नंबर में आ जाओ, क्या कह रहा है? जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर नानावृत्ति। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं भाववाचक या फिर जातिवाचक। इन्हें कहा जाता है जातिवाचक। ठीक, दरअसल इनमें एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है। हिंदी में अगर आपसे पूछे कि संज्ञा, इसके भेद बता दो टोटल, तो टोटल होते हैं 5, और ये 5 के पांचों आपने पढ़ रखे होंगे, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, है ना? ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। अब आ जाओ 30 में, 30, पंचवटी में कौन सा समास है? पहले अक्षर को पकड़ो और यहाँ पर दी गई है संख्या, संख्या। और ऐसा कौन सा समास है जिसमें संख्या है? ये है द्विगु। द्वि मतलब दो, ऐसे आप याद कर सकते हो। द्विगु में द्वि लिखा है, नहीं कहते हैं द्वि, 3, 4 इस प्रकार से, तो ये द्वि लिखा है, दो मतलब दो, यहाँ पर संख्या है। और जैसे ही आपको किसी भी शब्द में संख्या दिखे तो आप वहां पर तुरंत द्विगु समझोगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। यहाँ समझ गए? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में दरअसल एक बात याद रखो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, द्विगु समास, ठीक, आओ देखो, द्विगु समास में दरअसल जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, अर्थात इसकी एक खास बात है कि इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद ये होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अगर ये मिल जाए आपको तो आप समझिए वहां पर है द्विगु समास, और इसमें समस्त पद के समूह का बोध होता है। अच्छा, अगर आपसे इसके भेद पूछे, इसमें कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? एक होता है समाहार द्विगु, समाहार द्विगु, और दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु। ठीक, दोनों ही भेद आप याद रखो। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे एक तारा हो गया, बहरा हो गया, दुगना हो गया, त्रिभुवन हो गया, या फिर दुपट्टा, त्रिदोष, वगैरह वगैरह। 30 का बी पार्ट। अब आ जाओ 31 में, यहाँ से आपकी रीजनिंग शुरू है। कह रहा है निम्नलिखित में से ध्यान से पढ़ो और बताओ भाई कि कौन सा सही है। सबसे पहले पहला वाला पढ़ो स्टेटमेंट, एच प्लस जी का मतलब है एच जी की माँ है। ध्यान देना, यहाँ एच प्लस जी का मतलब है एच, ये माँ है किसकी? जी की। मैंने नीचे क्यों लिखा? मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जनरेशन गैप है। अगर जनरेशन गैप ना होता तो मैं बराबर में लिखता। अब इसमें डिवाइड में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि एच डिवाइड जी का अर्थ है एच जी की बेटी है, तो एच बेटी है जी की, अर्थात ये है प्लस वाला। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ डिवाइड का। डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है कि एच जी की बेटी है, तो जी हो जाएगा ऊपर और इसकी बेटी है एच, एच हो जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव शो कर रहा है कि फीमेल है। ठीक है, अब आ गया। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, इसका सीधा सा तात्पर्य है एच जी का पति है। अब देखो, ये एच है और ये सेम जनरेशन में है,
एच और जी, ये पति है, ये प्लस हो गया, प्लस डिनोट कर रहा है कि मेल है, ठीक। और ये मैंने सेम सेम क्यों लिखे, एक साथ क्यों लिख लिया, एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि सेम जनरेशन में, यहाँ जनरेशन गैप है, यहाँ भी जनरेशन गैप है, यहाँ जनरेशन की गैप नहीं है, ये एक ही जनरेशन के हैं पति पत्नी। आगे देखो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कह रहा है कि एच जी की आंटी है, जी की आंटी, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई है, इसका अर्थ है एच आंटी है, माइनस हो गया, इसका कोई पुत्र होगा और उस पुत्र का कोई भाई होगा, कजिन, ठीक। तो यहाँ पर लग जाएगा जी, थोड़ी सी दूरी पर जाएगा लेकिन जनरेशन गैप इनमें भी रहेगा, ठीक है। अब इसमें आप देख लो कौन सा इसमें सही है, एस डिवाइड डब्ल्यू टी, एस प्लस डब्ल्यू डिवाइड टी, आपसे कह रहा है कि टी एस की माँ है, यानी टी को नेगेटिव लेना है, लिंग निर्धारण पहले चेक कर लो, डब्ल्यू टी, डब्ल्यू प्लस टी, एच जी की माँ है, तो ये माँ है इसकी, तो ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। आंसर को एलिमिनेट ऐसे किया जाता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते हैं, हो सकता है आंसर ये हो सके, लेकिन जहाँ पहले कंफर्म है हम वो ऑप्शंस चेक करेंगे। यहाँ डिवाइड है, डब्ल्यू डिवाइड टी, डिवाइड में क्या है, एच जी की बेटी है, तो ये इसकी बेटी है, तो ये प्लस होगा या फिर ये माइनस होगा, तो ये भी कंफर्म नहीं है, ठीक। तो पहले हम उसे चेक करेंगे जो बिल्कुल कंफर्म, ये लिखा है एस डिवाइड डब्ल्यू माइनस टी, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है एच जी का पति है, यानी कि ये इसका पति है, तो ये प्लस है और ये पत्नी है तो ये माइनस ही होगी, और आपसे फीमेल का ही सवाल पूछ रहा है, तो अब एस डब्ल्यू टी यहाँ पर लिखो, एस डिवाइड डब्ल्यू माइनस टी। अब देखो चेक करो पूरी तरह से क्या ये सही है, टी एस की माँ है, ये चेक करना है, ठीक, गौर करना, एस डिवाइड डब्ल्यू, ये है डिवाइड, गौर करो, एच डिवाइड डब्ल्यू यानी कि यहाँ पर हो जाएगा जी ऊपर हो जाएगा और डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा और एच नीचे हो जाएगा, इसके आधार पर यहाँ पर हो जाएगा नीचे एस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक। डब्ल्यू माइनस टी, डब्ल्यू माइनस टी का मतलब क्या है, एच जी का पति है, माइनस एच जी का पति है। अब यहाँ पर इसके इक्वल में आ जाएगा टी और ये है माइनस, तो ये हो गया पति, ये हो गई पत्नी और ये हो गई इसकी बेटी, अर्थात यही तो आपसे पूछ रहा था, टी एस की माँ है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार से ऑप्शंस चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक। और आपने रीजनिंग पढ़ रखी होगी तो आपको किस प्रकार से जल्दी ऑप्शन चेक करना है और आंसर तक पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत सीमित होता है, 2 घंटे, इसके अलावा समय नहीं मिल रहा है। आप चाहे मैथ करो या फिर रीजनिंग करो, अभी पेट की वैकेंसी आई है, पेट का भी एग्जाम होना होगा, तो आपके पास मैथ के भी सवाल उसमें करोगे और उसमें आपसे मैथ भी पूछेगा और साथ ही साथ पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस या फिर वेन आरेख वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 2023 का पेट उठा के देखना, बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो काफ़ी टाइम टेकिंग थे, तो वहाँ आपकी स्पीड मायने रखती है। क्वेश्चन नंबर 32 में आओ, कह रहा है कि एडजस्टमेंट दिया है, इस एडजस्टमेंट में पहले 7वें 8वें और 10वें अक्षर को उठाओ, तो ये हो गया पहला ए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां, सातवां है एम, 7वें को उठा लिया, 8वां और 10वां उठाना है, 8वां हो जाएगा ई, 9 10 10वां हो जाएगा टी, ठीक। ये शब्द उठा लिए, ये अक्षर उठा लिए, इन अक्षरों को एक बार प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाओ। अब इसमें सार्थक शब्द बनाना है, लिखो जरा क्या लिख सकते हो इसको, इसमें एक तो आप लिख सकते हो एम एम टी, नहीं, इसमें एक शब्द लिख सकते हो एम ई ए टी, मीट मतलब मांस, और क्या लिख सकते हो, और क्या बन सकता है, ए ई एम ए, इसमें एक शब्द बन सकता है टीम, टी ई ए एम, ठीक है। और भी, अब यहाँ पर देखो और भी कुछ शब्द बन सकते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आगे पढ़ो, इसका अंतिम अक्षर क्या होगा, यदि एक से, यदि इस प्रकार के एक से अधिक शब्द बन सकते हैं, एक से ज्यादा अगर शब्द बन सकते हैं तो उत्तर एम होगा, और यदि केवल कोई भी शब्द नहीं बन सकता है तो उसके लिए उत्तर एक्स होगा, तो एक से ज्यादा बन रहे हैं, देखो मीट भी बन गया, टीम भी बन गया, तो आंसर हो जाएगा एम, ठीक है। 33 में आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों को सही माने, भले ही वे सामान्यतया ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो,
उनके आगे दिए गए दो निष्कर्षों से यह निर्णय लें कि उनमें से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। ये कथन दिए हैं, सभी पैड्स पुस्तकें हैं। ये है पैड, और मैं तो इसको वेन डायग्राम से ही करता हूँ, तो मैं इसको वेन डायग्राम से ही करूंगा। सभी पैड हैं पुस्तकें, ठीक, ये हो गई पुस्तकें। सभी पुस्तकें कागज हैं, सभी पुस्तकें हो गए कागज, तो कागज और बड़ा हो जाएगा, ये हो गया कागज। अब निष्कर्ष देख लो, सभी कागज पुस्तकें हैं, सभी कागज पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कागज हैं लेकिन कागज पुस्तकें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये जो कागज हैं ये पुस्तकें कहाँ हैं, है ना? सभी पैड्स कागज हैं, हाँ ये सही है, ये कागज के अंदर ही आ रहा है, तो केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 34। इस तरह के सवाल काफी इजी होते हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए, है ना? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए आपकी। ये मिरर रखा है और कह रहा है कि इधर कौन सी आकृति बनेगी, यहाँ पर। तो एक तो वर्ग बन जाएगा इस प्रकार से। अब मिरर ये रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा यही फिगर जो नजदीक है, ये फिगर। इसके बाद यही फिगर उठ के दूर वाले बॉक्स में चला जाएगा, जैसे मिरर से दूर प्लस है तो यहाँ भी मिरर से दूर प्लस हो जाएगा। मिरर से दूर ट्रायंगल है तो यहाँ भी इस वाले फिगर में मिरर से दूर ट्रायंगल हो जाएगा। अब देख लो कहाँ पर है, 0 इक्वल प्लस ट्रायंगल, ए पार्ट सही है। नेक्स्ट देखो, ये सीरीज दी है। अब कह रहा है कि इस सीरीज में आगे वाला शब्द सॉरी आगे वाला अंक क्या होगा, ठीक। देखो 0 6 24 60 120 210, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। 0 6 24 60 120 210। अब यहाँ पर कुछ भरना है। सबसे पहले मुझे बताओ ये कितना गैप है, कितना बढ़ा है, प्लस का 6। यहाँ पर कितना गैप है, कितना बढ़ गया, प्लस का 18। यहाँ पर कितना बढ़ गया, प्लस का 36। और यहाँ पर कितना बढ़ गया, प्लस का 60। यहाँ पर कितना हो गया ज़्यादा, 90 प्लस का, ठीक है। अब जरा इनमें गैपिंग देखो, प्लस का 12। यहाँ पर गैपिंग क्या है, प्लस का 18 दूना 36। यहाँ पर गैपिंग क्या है, प्लस का 24। यहाँ पर गैपिंग क्या है, प्लस का 30, ठीक। 12 6 18 6 24 और 6 30, यानी आगे भी ये 6 बढ़ेगा, तो आगे जो भी आएगा इसमें 6 यानी कि 36 बढ़ जाएगा। तो इसमें से 30 जोड़ो तब 90 आया था, तो इसमें 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 12 126। अब देखो 120 में 90 जोड़ा था तो 210 आया, अब 210 में 126 जोड़ दो तो 6 3 3 336, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो आंसर 336 कहाँ पे है, ये है, सी पार्ट सही। 36 देखो, क्वेश्चन नंबर 36। मोहन रूपा से 6 महीने छोटा है, जबकि रवि रीता से 3 महीने छोटा है। यहाँ पर देखो, मोहन रूपा से, ये है रूपा, मैं हिंदी में लिखता हूँ। इक्वेशन अगर आपने बना लिए, रूपा बड़ी है, रूपा माइनस मोहन, गौर करना, रूपा मोहन से 6 महीने छोटा, यानी कि ये 6 महीने बड़ी होगी, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6 महीने। रवि रीता से 3 महीने छोटा है, तो रीता बड़ी है। अगर हम इसमें रवि की उम्र घटा दें तो 3 माह आते हैं निकल के, यही तो कह रहा है, 3 महीने छोटा है। ममता के जन्म के समय रवि 2 महीने का था, तो यहाँ पर ममता रवि से बड़ी है, यही तो कह रहे हैं कि ममता के, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ममता के जन्म के समय रवि 2 महीने का था, यानी रवि बड़ा है ममता से, कितने, 2 माह। भाई जब ममता 0 की थी, जब पैदा ही हुई थी, तब रवि 2 महीने का था, तो 2 महीने ये बड़ा है। आगे क्या कह रहा है, रीता 5 वर्ष आयु वर्ग में है। रीता की उम्र है कितनी, जस्ट वेट, रीता की उम्र है कितनी, 5 साल, ठीक है। अब आगे बढ़ो, जबकि मोहन 6 वर्ष का है, और मोहन कितने साल का है, 6। एक मिनट में इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर, जबकि मोहन 6 साल का है, 6 साल आयु वर्ग में है, 6 वर्ष का आयु वर्ग में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, देखो मोहन 6 का है, क्या मोहन सबसे बड़ा है, नहीं, रूपा मोहन से बड़ी है। रीता 5 साल की है, क्या रीता सबसे बड़ी है, ये रीता है, रीता रवि
से 3 महीने बड़ी है और रवि ममता से 2 महीने बड़ा है। इसके बाद कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा है, यही तो पूछ रहा है। आपसे सबसे बड़ा पूछा है ना? तो सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, जस्ट वेट, मोहन 6 वर्ष आयु वर्ग का है, रीता 5 साल की है, तो यहाँ पे रूपा सबसे बड़ी हो जाएगी, चूँकि मोहन 6 साल का है, ठीक? और मोहन 6 साल का होते हुए भी रूपा से तो छोटा ही है, तो सबसे बड़ी रूपा हो गई। बी पार्ट सही हो जाएगा। अब आपसे यहाँ किसी की एग्ज़ैक्ट उम्र नहीं पूछ रहा था, आपसे केवल और केवल इतना पूछा था, मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा यहाँ पे रूपा है। 36 देखो, 36 इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई, एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, गौर करना, हर एक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। तो एक पंक्ति ये हो गई और एक पंक्ति ये हो गई। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, या तो ई यहाँ होगा, जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 फिगर छोटे-छोटे बनाता हूँ। एक फिगर ये मैंने बनाया और एक फिगर यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक? अब गौर करो, ई कह रहा है किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो ई या तो यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा, या तो ई यहाँ होगा, या फिर ई यहाँ होगा। अब आगे पढ़ो, कह रहा है पंक्ति के छोर पर नहीं है, डी एफ के बाईं ओर से दूसरा है। डी एफ के बाईं ओर से दूसरा, यानी अगर हम एफ को यहाँ बैठा दें तो एफ के बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक? एफ यहाँ पर हो नहीं सकता है, क्योंकि एफ का बायां इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो रेखा ही नहीं है, यहाँ गलत हो गया। केवल और केवल यही आपका एफ की लोकेशन केवल और केवल यहाँ पर होगी और डी की लोकेशन हो जाएगी यहाँ पे। अब आगे बढ़ो, सी जो ई का पड़ोसी है, सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। डी के विकर्णता बैठा है, तो सी यहाँ पर नहीं होगा, चूंकि आपको सी को बैठाना है डी के विकर्ण। तो डी का विकर्ण कौन सा होगा? यहाँ पर, ये होगा डी का विकर्ण, ये देखो, ठीक? डी के विकर्ण बैठा है, बी एफ का पड़ोसी है, बी है एफ का पड़ोसी, जस्ट वेट, यहाँ पर कह रहा है बी एफ का पड़ोसी है। अब यहाँ ई नहीं होगा, ये ई तो हमने लोकेशन ली थी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी, ठीक है? अब आगे बढ़ो, कौन से 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं? अब बचा ए, तो ए की एक ही पोजीशन है, तो ए को यहाँ बैठा दो, ठीक? अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विकर्णता हैं। अब देखो क्या कह रहा है, पूछ रहा है कौन से 2 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के सम्मुख विकर्ण बैठे हैं? ए एफ और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के विकर्ण बैठे हैं। ले लो, ए एफ सही हो जाएगा। सी डी ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं, तो ए पार्ट सही होगा, ठीक है? ए पार्ट। आगे बढ़ो जरा, 38 में आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है? ये अंक दिए हैं, यहाँ पर ऐसे ही लिख लो, 36, 4, 7 और 8। अब यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस को क्या कहा जा रहा है? माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लगा दो। फिर लिखा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? कहाँ गया प्लस? प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? कहाँ गया मल्टीप्लाई? हाँ, ये मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 36, ये लिखा है 36, और बोर्ड मास का नियम लगाना, बोर्ड मास का, ठीक है? अब यहाँ पर 36/4 कर दो, मल्टीप्लाई 7 प्लस 8, 4 9 36, 9 7 63, 63 और 8, 8 9 10 11, यानी कि 71। बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट देखो, 39, ये आपको दिया गया है रीजनिंग में, लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ 49 है, यहाँ 64 है, यहाँ 36 है। एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिससे अंदर वाली संख्या स्क्वायर हो जाए। ये लिखा है 18, ये लिखा है 25, जरा इनका दोनों का अंतर निकालो, कितना है? 7 आएगा। 18 माइनस 25 बराबर 7। इन दोनों का अंतर निकालो, विकर्ण 30 और 37 का अंतर हो जाएगा 7। अब ये 7 और ये 7 मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया 49। वैसे ही यहाँ पर किया गया होगा, देखो 46 और 54 दोनों का अंतर कितना है? 8। 45 और 37 दोनों का अंतर कितना है? 8।
अब 8 इंटू 8 बराबर 64। अब यहाँ पर आ जाओ, 26 और 32 अंतर है 6 का, 22 और यहाँ पर हो जाएगा 16, अंतर हो जाएगा 6 का, तो 6 इंटू 6 यहाँ पर हो जाएगा 36, आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, नहीं समझ पाए, फिर से एक बार देख लो। ये 30 और ये 37, 37 माइनस 30 बराबर 7। अब इन दोनों को ले लो, 25 माइनस 18 बराबर 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई 49, यही 49 बीच में रख दिया। अब इस फिगर को उठाओ, 54 माइनस 46, विकर्ण को लेना है आपको, कॉर्नर वाली संख्या है, बराबर 8। ये 45, ये 37, यानी 45 माइनस 37 इक्वल टू 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा। अब फिर से इन दोनों को ले लो, कॉर्नर वाली डिजिट्स, कॉर्नर वाले अंक। इस फिगर को लोगे तो 32 माइनस 26 इक्वल टू 6, 22, 22 माइनस, क्या करें कि 6 आ जाए, क्योंकि सब में समान ही रखना है, तो यहाँ पर आपको 16 रखना पड़ेगा। ठीक, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 36, यही यहाँ पर 36 रखा है, और यहाँ आ जाएगा 16। बी पार्ट, आगे बढ़ो। 40, 40 में क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16 नंबर पर है। गौर करना, गौर करो, ये है बायां, इधर से जब आप चलोगे यहां तक आ गए तो ए है 16वें नंबर पर। ठीक, दाईं ओर से सी 16वें नंबर पर है। अब इधर से चले आओ, जस्ट वेट, अब दाईं ओर से आप चले आओ यहां तक, ये सी है, ये भी 16वें नंबर पर है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ए के दाईं ओर, यानी ए के इधर चौथा। तो अगर हम इसको एक माने, एक, दो, तीन और ये चार, यहाँ पर कौन है, बी, यही तो कह रहा है। आगे, और सी के बाईं ओर पांचवें स्थान पर है, सी के बाईं ओर पांचवा है, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार और ये पांचवा। लोकेशन समझ पा रहे हो, फिर से समझो। कह रहा है बी ए के दाईं ओर चौथा है, तो ए के जब दाईं ओर चलोगे इस डायरेक्शन में, तो एक, दो, तीन, चार चौथी पोजीशन पर है, और बी सी के बाईं ओर पांचवा है, जब सी के बाईं ओर चलोगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच पांचवी पोजीशन पर है। अब कह रहा है पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं, यही पूछ रहा है आपसे, तो जोड़ दो, इधर से जोड़ते चले आओ, तो 16 तो यहाँ तक हो गए, ये 17वां हो गया, ये 18वां, ये 19, ये 20, 21, 22, 23, 24 और ये हो गया 25। ठीक, ये 25 हो गया। अब इधर इसके 15 लड़के और हैं, चूंकि ये तो 16वां है ना, इधर 15 और हैं, तो 25 और 15 टोटल कितने हो गए, 40। आंसर हो जाएगा 40। बात समझ पा रहे हो, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 41, 41 नंबर। इसमें कह रहा है कि निर्देश दिया है, ये एक पैरा दिया है, इसको पढ़ो और नीचे जो कथन दिए हैं बताइए कि इस पूरे पैरा के अनुसार उनमें से कौन सा कथन है जो सही है। निर्देश देखो, पैसों का खर्च तार्किक निर्णय के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाध्यकारी या आवेगी व्यवहार में आके आप पैसा खर्च करना शुरू कर दो। किसी को विक्रेता की संभावित गुप्त एजेंडा जैसे कि सेल, मुफ्त पेशकश आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। जो विक्रेता है अगर वो गुप्त मुफ्त कुछ भी दे रहा है तो उसका शिकार मत हो जाना, उसके पीछे हिडन एजेंडा होता है। कीमत वो है जिसका आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप प्राप्त करते हैं। अब इनमें तर्क संगत कथन कौन सा सही है, पढ़ो जरा। जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं तो उसके मूल्य पर ध्यान दें, ये बिल्कुल सही है। आपसे राइटर यही कहना चाहता है। यहाँ पर देखो, पैसों का जो खर्च आप कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत सोच लो, विचार कर लो, तार्किक निर्णय के आधार पर करना। बाध्यकारी और आवेग में आकर मत कर देना कि नहीं नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, तो आपने पैसा खर्च कर दिया। इसमें जब आप किसी चीज के लिए भुगतान करते हैं तो उसके पास मूल्य, उसके मूल्य पर ध्यान दें, बिल्कुल सही है। कोई भी छूट सहित सेल उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता के खिलाफ एक गुप्त एजेंडा हो सकता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। ठीक, आगे, लोग बाध्यकारी या आवेगी खर्च करते हैं और तार्किक समझ से खर्च नहीं करते हैं। ये तो अ, आपको बताया गया है कि पैसों का खर्च आप करें तो तार्किक निर्णय के आधार पर करें। आगे क्या कह रहा है, विक्रेता जनता को धोखा दे रहे हैं।
विक्रेता धोखा जनता को धोखा दे रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर पढ़ो जरा, विक्रेता के संभावित गुप्त एजेंडे जैसे कि सेल, मुफ्त पेशकश आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहला कथन सही है। भुगतान करें तो मूल्य पर ध्यान दें, इसी पर फोकस किया गया है इस पैरा में। 42 देखो, 42 नीचे दी गई जानकारी। अच्छा, ये क्वेश्चन है इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी एक चैप्टर है रीजनिंग में, और ये काफी इजी चैप्टर है। अगर आपने इसको इस तरह के सवाल लगाए हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इस तरह के सवालों में, ठीक है? और आंसर बहुत जल्दी आता है। हालाँकि कुछ स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ती हैं और एक क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, ये लिखा है एट द रेट, ये लिखा है एट द रेट, गौर करना। इसका सीधा सा अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। अब इसके विपरीत आपको सोचना पड़ता है स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अगर आपने रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ा हो इनइक्वालिटीज़, तो आपको जटिलता नहीं होगी। देखो, पी क्यू से बड़ा नहीं है। अब जैसे मैंने ये लिखा पी और ये लिखा क्यू, कह रहा है पी क्यू से बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बड़ा नहीं होगा तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। बस थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखो पी स्टार क्यू, ये लिखा है स्टार, ठीक। यहाँ पर मैंने लिखा पी और यहाँ पर लिखा क्यू। कह रहा है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो फिर क्या होगा? तो फिर छोटा होगा। भाई बड़ा और बराबर तो है नहीं। देखो, कह रहा है पी क्यू से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो बचा क्या? बचा एक ही बात, पी क्यू से है छोटा। अब आगे बढ़ो, ये लिखा है हैश, इसमें क्या है? पी क्यू से छोटा नहीं, तो यहाँ पी लिखा, यहाँ पी लिखा, यहाँ क्यू लिखा। कह रहा है पी क्यू से छोटा नहीं है तो क्या होगा? तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इसमें कह रहा है परसेंट, पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ये लिखा परसेंट। और मैंने लिखा पी, ये लिखा क्यू। पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा? एक मिनट, पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना ही छोटा है, अर्थात बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो या तो फिर केवल और केवल एक ही विकल्प बचता है कि पी क्यू के बराबर है। ये 4 स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेंगी। अब आगे देखो, आगे कथन क्या कह रहा है? ए एट द रेट बी स्टार सी, ए एट द रेट बी बी स्टार सी। यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ, ए एट द रेट बी और बी स्टार सी, और चौथा क्या है? डी हैश सी, डी हैश सी। अब देखो, इनको एक क्रम में लिख लो। ये लिखा है ए, इनको एक क्रम में लिख लो। ए, बी, सी और ये डी। ए स्टार, ए एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है? इस सिंबल को लेना है आपको केवल। यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल लगा दिया। ये है स्टार, यहाँ पर लेस का सिंबल है तो यहाँ लेस लगा दिया। ये लिखा है हैश, हैश में क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। लेकिन ध्यान दो, ये पी और क्यू के लिए है और यहाँ पर मैंने लिखा है, ये लिखा है डी और सी। अब मुझे लेना है सी और डी के लिए, तो ये सिंबल ठीक उल्टा हो जाएगा। भाई एक बात समझो, ये पी और क्यू के लिए है और मुझे किसके लिए लेना है? सी और डी के लिए तो लेना नहीं है, मुझे डी सी के लिए लेना है। तो ये तुरंत उल्टा हो जाएगा, अर्थात ऐसा, ठीक। अब इसमें विकल्प पढ़ लो। निष्कर्ष, इसको भी मैं वहीं पर लिए चलता हूँ जहां पर मैंने सारे के सारे इक्वेशंस बना दिए हैं। डी हैश ए, मैं लिख लेता हूँ पहले। टी हैश हो गया ए, दूसरा क्या है? ए स्टार डी, ए स्टार डी, और तीसरा है ए परसेंट डी, ए प्रतिशत डी। अब इनमें कह रहा है कि बताओ कौन सा सही है, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले डी हैश ए, हैश का मतलब क्या है? डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। क्या ये सही है? डी ए से बड़ा तो है, देखो बड़ा का सिंबल है, यहाँ भी बड़ा का सिंबल, यहाँ भी बड़ा का सिंबल, यहाँ भी है। लेकिन कह रहा है कि बराबर है, ऐसे। क्या ये बराबर है? यहाँ पर तो बराबर है नहीं, इसलिए गलत हो जाएगा। ए स्टार डी, स्टार कहाँ है? ये है। ए स्टार डी, स्टार का मतलब है लेस, तो ए लेस है डी से, तो ए लेस डी से है। हाँ, ये भी लेस है और ये भी लेस है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा वाक्य, ठीक। लेस। अब ए प्रतिशत डी लिखा है, ए परसेंट बराबर है। ए और डी, इन दोनों को देखो, क्या हर जगह बराबर लिखा है? यहाँ तो बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन यहाँ तो बराबर है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये, अर्थात केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही है,
केवल और केवल दूसरा ऑप्शन सही है, केवल 2 सत्य है। ठीक, डी पार्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी होते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। लेकिन आप जब अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, तब इस तरह के क्वेश्चंस केवल और केवल कुछ सेकंड लगते हैं करने में। कुछ सेकंड और आपका आंसर आ जाता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, है ना? अब आगे बढ़ो। कह रहा है आरेख में वर्ग अंग्रेजी बताता है, ये इंग्लिश है, और वृत्त हिंदी बताता है, ये हिंदी भाषी बताते हैं। यदि 550 लोग मात्र अंग्रेजी बोलते हों, तो कितने लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं? तो 850 तो टोटल है, इसमें 550 हो गए केवल अंग्रेजी वाले, तो दोनों कितने हुए? दोनों बचे 300। सिंपल सा तो था, सी पार्ट सही हो जाएगा। 44 देखो, 44। किसी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्द क्रम का उल्टा क्रम क्या होगा? अभी देखो, डिक्शनरी में एक सीधा क्रम होता है, यहाँ आपसे उल्टा क्रम पूछा है। आपको डिक्शनरी में ही लगाना है, लेकिन उल्टे क्रम में। IMPUDENT, IMP, ये 3 शब्द हमें लग रहा है मिल रहे हैं सभी में। IMP, IMP हटा दो। अब देखो U है, R है, और R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है ना? तो ये R, R, R और ये है U। तो सबसे पहले उल्टे क्रम में लगाना है, तो RO, RO, RU और RO, ठीक है, ROV। उल्टे क्रम का मतलब सबसे पहले डिक्शनरी में होना चाहिए छोटा, जो शब्द आए वो ABCD क्रम में छोटे से शुरुआत हो, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ ROV है, यहाँ ROM है, M पहले आना चाहिए, ये पहला पार्ट गलत हो गया। IMP, ये तीनों शब्द हटा दो क्योंकि ये तीनों कॉमन है सब में। ROM, ठीक है, ROV और ROM, ठीक है यहाँ तक, ROV भी ठीक है। UDE, UDE, ये लिखा है एंटी, ये है R, तो R, U सबसे बाद में आएगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर आओ, IMP, ये तीनों में कॉमन है, इसको भी हटा दो आप, ठीक है। U, R, RU, RO। अब इसमें देखो, अ, देखो U यहाँ तो ठीक है, ROV, ROT, RO, RU, ये आएगा पहले, ये भी गलत हो गया। IMP, ये तीनों के तीनों हटा दो आप, हटा दीजिए। अब UDE, RUD, UDE, RUD, ROV और ROM, ROMP सही है, ROV, ये भी अपनी जगह ठीक है। UDE, UDENT, UDENT, ROUD, हाँ ये सही है, डी पार्ट। यहाँ पर आप जब डिक्शनरी में देखोगे तो सबसे पहले IMP, ROMPTU, ये शब्द आएगा, फिर ये शब्द आएगा, फिर ये शब्द आएगा और फिर ये शब्द आएगा। चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि उल्टे क्रम में सजाना है, तो उल्टे क्रम में यही ठीक होगा। अदरवाइज़ अगर सीधा क्रम बोलता तो फिर इस तरह से लिखते, पहले ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते। ठीक है? 44, 45 में आ जाओ। सबसे इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आंसर देखो, क्वेश्चन देखो पूछ क्या रहा है। निरक्षर आदमी हस्ताक्षर किससे करेगा? हस्ताक्षर करता किससे है? हस्ताक्षर करता है हाथ से। ठीक है? आप देख लो ज़रा। उँगली को पदांगुली कहा जाता है, पदांगुली को पाँव कहा जाता है, पाँव को अंगूठा, अंगूठे को टखना। तो हस्ताक्षर निरक्षर आदमी कर रहा है, निरक्षर तो अंगूठा लगाता है, ठीक है? और अंगूठे को क्या कहा जाता है? टखना, अर्थात वो हस्ताक्षर करेगा टखना से। चलिए 46 में आ जाओ। 46 में क्या कह रहा है? इस तरह का सिंपल सा सवाल है ये, और अगर आपने मैप पढ़ा होगा, तो इस तरह के सवालों को आप कर लोगे। नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाओ ज़रा, कुछ ऐसा बनेगा। ये त्रिपुरा और ये मेघालय, ठीक? और यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा आपका भूटान, यहाँ पर है सिक्किम, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये नेपाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर है असम, ये असम है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। तो अब सवाल में आओ, कह रहा है असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। ये जो असम है, ये है भूटान, ठीक है? ये क्षेत्र है सिक्किम,
और ये क्षेत्र है नेपाल। आपने मैप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सारी की सारी बातें, और बीच में है असम। तो असम भूटान को भी स्पर्श करता है और साथ ही साथ बांग्लादेश को भी स्पर्श करता है। पहला वाक्य सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, हाँ ये भी ठीक है। ये जो वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर एक चिकन नेक है, इस तरह से चिकन नेक जाएगा ऐसे, और यहाँ पर पूरा बड़ा सा स्टेट है। ठीक, तो ये भी सही है। क्या कह रहा है? पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, तो यहाँ पर आओ। ये जो सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र मैंने बनाया है ना, ये वाला क्षेत्र, ये मिजोरम है, ये बांग्लादेश को भी स्पर्श करता है, और यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा म्यांमार आ जाता है, म्यांमार। तो ये म्यांमार को भी स्पर्श करता है। तीन के तीनों सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप तभी डील कर पाओगे जब आपकी मैप यानी कि भारत का नक्शा बहुत तगड़ा हो। आर्द्रभूमि और झील ये दिए हैं, और एक तरफ दिया है लोकेशन। पोकेरा कहाँ पर है? पोकेरा है जम्मू कश्मीर में, ये गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में। रेणुका भूमि, रेणुका आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक है। रुद्र सागर त्रिपुरा में है, सास्थम कोटा केरल में है, ये गलत है। तो केवल और केवल दो युग्म सही है, बी पार्ट। 48 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कौन सा अफ्रीकी देश, कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबोन, गिनी, गिनी बिसाऊ या फिर गुयाना। देखो, आप अ, अफ्रीका का मैप ऐसे कुछ बनेगा। अफ्रीका का अगर आपने मैप देखा हो तो कुछ इस प्रकार से बनता है, गौर करना। यहाँ से ये एक नोक निकली है जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, ये इस प्रकार से ऐसे ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका निकला है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लोकेशन है, यहीं पर गिनी और गिनी बिसाऊ है। गिनी और गिनी बिसाऊ, ये अफ्रीका का मैप है। और जब आप नीचे की तरफ आओगे तो जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको मिलेगा गैबोन। गैबोन, ठीक है। और आपने अगर नॉर्थ सॉरी साउथ अमेरिका का मैप देखा हो, साउथ अमेरिका कुछ इस प्रकार से ऐसे एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकली है। तो ये जो लोकेशन है, यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज हैं। वो कंट्रीज साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ से शुरुआत होती है इक्वेडोर, नीचे चिली आ जाता है, यहाँ आ जाता है आपका कोलंबिया। कोलंबिया, इसके अलावा जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो आपको मिलता है वेनेजुएला। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा, कौन सा मिलता है, जैसे गुयाना। और इधर की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा सूरीनाम। सूरीनाम, और नीचे आओगे तो आपको मिलता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। और नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलता है ये बड़ा सा पूरा का पूरा क्षेत्र ब्राज़ील। ब्राज़ील। और नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलता है उरुग्वे। और नीचे आपको मिलता है अर्जेंटीना। ठीक है, और एंडीज पर्वत श्रृंखला वाला देश चिली। तो ये सारे का सारा है। अब आपसे पूछा था गुयाना, तो गुयाना कहाँ पर है? गुयाना तो मैंने आपको बताया, ये है, मतलब दक्षिण अमेरिका में। और अफ्रीका में कौन-कौन है? गिनी है, गैबोन है और गिनी बिसाऊ है। तो गुयाना यहाँ पर नहीं है अफ्रीका में। ठीक है? नेक्स्ट देखो 49। इसमें कह रहा है मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली रिपोर्ट अभी हाल ही में पेश की गई है। भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 118वीं। अगस्त 2024 में शिल्प दीदी महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है? तो मॉक नंबर दूसरे का ये 50 क्वेश्चंस हैं। इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो कि यूपी जीके और कंप्यूटर से संबंधित होंगे, इनको हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? और अगर आपको मॉक ज्वाइन करने हो तो ये बिल्कुल फ्री हैं, कोई कॉस्ट नहीं देनी है आपको। आपको केवल और केवल हमारे एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहीं से इनको ऑनलाइन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो, अपनी रैंक जान सकते हो, कहाँ पर आप ठहर रहे हो, वगैरह वगैरह। और यूपी जीके
और साथ ही साथ कंप्यूटर के बैच से अगर आपको जुड़ना हो, तो आप एप्लीकेशन में ही इन दोनों बैचेज़ से जुड़ सकते हो। ठीक है? धन्यवाद।